चलिए, नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि हम लोग पिछले 20-22 दिनों से लगातार एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार करते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हम लोग एएलपी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने से पहले ही हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी शेयर कीजिए, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर। कल आपसे हम क्या पूछे थे? आपसे हम पूछे थे कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज क्या है। सेकेंड सवाल आपसे हम क्या पूछे थे कि मरकरी यानी Hg मेटल के साथ रिएक्शन करके यानी धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछे थे, पहले दोनों को बता दीजिए। तो AgBr का यूज यानी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, फोटोग्राफी में। साथ ही साथ बता दीजिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर किसको हम बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं, जिसका सिंबल Ag होता है। अगर आपसे हम पूछे कि चांदी का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 47 होता है। और चांदी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पता है ना, 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। चांदी आपका विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का और टेम्परेचर का दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे ये क्या है? पारा किसी धातु के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो पारा किसी धातु के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अमलगम। एग्जाम में पूछता है कि पारा को निम्नलिखित में से किस धातु के बर्तन में रख सकते हैं। तो पारा को आप आयरन के बर्तन में यानी लोहा के बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि आपका मरकरी लोहे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करती है, इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी सभी धातु के साथ मरकरी आपका मिलकर अमलगम का निर्माण करती है। अब बात आ गया मरकरी का, तो मरकरी से कुछ बता दीजिए। मरकरी का सिंबल तो पहले Hg होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक 80 होता है। डी ब्लॉक का ए भी एलिमेंट होता है। मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, Quick। हिंदी में भी इसको हम क्यूक ही लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपसे हम तीसरा सवाल पूछे थे कि मरकरी का अयस्क का क्या नाम है? ओर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क। इसका सिनेबार इसका अयस्क है, ध्यान में रखिएगा। क्या चीज़? सिनेबार। हम यहीं से आज का पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपको याद होगा, मरकरी का हम 3 रीडिंग बताए थे कि फर्स्ट रीडिंग जब मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मरकरी का लेवल जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, मरकरी का लेवल जब एक नीचे गिरेगा तो क्या होगा। तीनों रीडिंग का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको पता होगा तो एकदम आराम से प्यार भरा एक कमेंट डाल दीजिएगा। बाकी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। क्या है सवाल? ज्योतिश्री महतो एक पत्थर को अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहती है, तो पत्थर को कम से कम कितना वेग से फेंकना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 112 किलोमीटर प्रति आवर, 112 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर आवर। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो ज्योति ही बताएगी कि कितना वेग से फेंकेगी। चलिए आइए प्रश्न पे आइए। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ से आप कोई पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद पत्थर दोबारा से पृथ्वी पर ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपका अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, इसी कारण पृथ्वी दोबारा से वापस आती है। अगर ज्योति स्टार्टिंग में इस पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंकती, मतलब इतना वेलोसिटी देती, तो पत्थर आपका यहाँ पे जाता, दोबारा नीचे आता। अब ज्योति क्या करेगी? दोबारा से स्पीड बढ़ाएगी। पहले 10 से फेंकती थी, अब 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंकेगी, तो पत्थर थोड़ा सा और ऊंचा पे जाएगा, दोबारा से नीचे आएगा। अब ज्योति क्या की? अपना स्पीड और बढ़ा दी।
अब 100 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंकी तो बॉल थोड़ा सा और ऊंचा गया और दोबारा से नीचे आ गया। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं बॉल आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुँच रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड पर मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा, 20 मीटर पर सेकेंड पर मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा, 100 मीटर पर सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुँचा। यानी स्पीड बढ़ाते जाओ आपका हाइट बढ़ते जाएगा। आप यहाँ से एक चीज़ बताओ, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, इसका भी तो एक एरिया होगा ना। अगर पत्थर यहाँ तक पहुँचेगा तो पत्थर यानी दोबारा घूम के वापस आएगा। तो मान लीजिए ये आपका मैक्सिमम एरिया है किस चीज़ का, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का। गेंद यहाँ तक पहुँचेगी तो दोबारा वापस लौट के नीचे ही आएगी, गेंद बोले या फिर पत्थर बोले। तो ज्योति को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्योति को अपना वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो बॉल का हाइट यानी पत्थर का हाइट भी बढ़ रहा है। तो ज्योति एक मिनिमम वेलोसिटी पैदा करेगी, ऐसा वेलोसिटी जो कि पत्थर इस हाइट को भी पार कर और पत्थर दोबारा घूमकर वापस नहीं आए। इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी और पलायन वेग। तो पृथ्वी पर इसका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि हम कोई वस्तु को फेंक दें तो दोबारा से वापस नहीं आए। तो वो स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर किसी बॉल को ट्रेवल करा सकें तो वो बॉल दोबारा से घूम के पृथ्वी पर नहीं आएगी। वो कहाँ चल जाएगी, अंतरिक्ष में चल जाएगी, स्पेस में चल जाएगी। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन में देखिए किलोमीटर पर आवर भी है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक सेकेंड में है। एक सेकेंड में अपने घर से देख लीजिए, अपने घर से 11 किलोमीटर का एक डिस्टेंस लीजिए। अगर एक सेकेंड में कोई बॉल इतना दूर ट्रेवल करेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, बस आपको रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। अगर ज्योति इतना फेंक सकेगी तो फेंक ले। अगर आपको सेशन मेरा पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और स्पेशली वहाँ तक तो पहुँचा ही दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, खान सर 2 आइडेंटिकल बाल्टी ए और बी लेते हैं। ठीक है, और बाल्टी ए में खान सर मरकरी डालते हैं, बाल्टी बी में पानी डालते हैं, तो किस बाल्टी के तली में ज़्यादा दबाव होगा। 2 बाल्टी है ए और बी करके। ठीक है, ए और बी करके, और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, दोनों का रंग रूप यानी बनावट सेम होता है, दोनों का हाइट भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, सब चीज़ सेम है, एक जुड़वा की तरह। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका बाल्टी ए है, ये आपका बाल्टी बी है। तो बाल्टी ए में खान सर क्या डालते हैं, मरकरी डालते हैं, Hg डालते हैं, और बाल्टी बी में खान सर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं। अब आपको बताना है कि जो जो बाल्टी का तली है, ये आपका तली है, आपको बताना है कि किस बाल्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, दबाव होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइमर है, इसी में अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बाल्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे। ऐसा क्यों होगा, आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर इन लिक्विड मतलब द्रव में जब भी आप प्रेशर निकालते हैं, दबाव निकालते हैं, तब एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा, P = ρg/h। ये रो क्या है, पानी का डेंसिटी है, और डेंसिटी मतलब होता क्या है, पानी का घनत्व है। पानी का घनत्व नहीं बोलेंगे, जो आपका लिक्विड भरा है ना उसका घनत्व रहेगा। जी क्या है, ये आपका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वीय त्वरण है, और ये आपका हाइट है। तो हाइट देखिए दोनों में सेम है, क्योंकि बाल्टी आपका आइडेंटिकल है। ठीक है, हाइट दोनों का सेम है, और दोनों का सेम लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, इसीलिए अब यहाँ पे हाइट सेम होगा। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो वैल्यू फिक्स हो गया, यानी जी और एच दोनों वैल्यू फिक्स हो गया। अब आपका प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, रो का हो जाता है, यानी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा।
जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा उसका प्रेशर भी कम होगा। अब आपको बताना है कि किसका डेंसिटी, किसका घनत्व ज़्यादा होता है, मरकरी का होता है या फिर वाटर का होता है। अगर दोनों में से किसी का एक का पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा। तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वाटर का डेंसिटी कोई पूछे तो 1 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप बता दीजिए किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम बोले कि मरकरी वाला बाल्टी में ज़्यादा प्रेशर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, अनिकेत तथा अंशु दो दोस्त हैं जिनमें से अनिकेत का द्रव्यमान मास 40 केजी का है और अंशु का द्रव्यमान यानी मास 35 केजी का है। तो चंद्रमा के सरफेस पे अनिकेत तथा अंशु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या फिर पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपको पता है कि मास कितने टाइम बता चुके हैं, मास आपका किसी भी प्लैनेट पे चेंज नहीं होता है, किसी भी ग्रह पे चेंज नहीं होता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का मास 10 केजी है तो चंद्रमा पर भी उसका मास क्या होगा? 10 केजी का ही होगा। इसलिए अनिकेत और अंशु दोनों का मास सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे वेट पूछ लेता, भार पूछ लेता, तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। मास तो आपका फिक्स रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण आपका अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर वहीं पे चंद्रमा का पूछ ले, गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे, मून पे, तो जितना आपका अर्थ का सरफेस होता है ना, उसका 1/6 टाइम होता है, यानी पृथ्वी के सरफेस से कम होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हम तोड़ मोड़ दिए हैं क्वेश्चन को, क्योंकि रेलवे भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के तोड़ मोड़ कर देता है, डायरेक्ट नहीं देता है। अगर क्वेश्चन मास से यानी द्रव्यमान से पूछेगा तो कुछ ऐसा ही लैंग्वेज देगा आपको। ठीक है, इसके लिए तैयार रहेगा पहले से ही। नेक्स्ट क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता है? ऑप्शन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको कि हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑप्शन बी द्रव्यमान यानी मास। ऑप्शन नंबर सी व्यास यानी डायमीटर। ऑप्शन नंबर डी आयतन यानी वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी आयतन पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण यानी जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r²। अब यहाँ पे बता दीजिए कौन क्या क्या चीज़ है। तो आपका जो जी है ना, इसी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं। इसका वैल्यू हर एक जगह फिक्स होता है, और कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो कैपिटल जी का वैल्यू हो गया फिक्स। ये एम क्या है? एम आपका मास है। जिस भी प्लैनेट पे आप निकालना चाहते हैं ना, जिस भी ग्रह पे आप जी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, बस उसका मास यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसका द्रव्यमान यहाँ पे पुट कर दीजिए, और उसी का रेडियस यानी त्रिज्या यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू मिल जाएगा। आपसे यहीं पे हम आज का दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है। पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तब आपको बताना है कि जी का वैल्यू बढ़ेगा, जी का वैल्यू कम होगा, जी का वैल्यू सेम रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसका सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टपकाना है। ये आज का आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्योसीओरकर तथा मरासमस नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट या फिर नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के कमी के कारण आपका क्यूसी और मरासमस होता है। देख लीजिए ये फिगर आपका मरासमस का है और जो सेकेंड फिगर है ये आपका क्यूसी का है। एक और फिगर देख लीजिए, ये आपका मरासमस का है और ये आपका क्यूसी का है। मरासमस में देखिए आपका सभी हड्डियां दिखने लगती है आपका चेस्ट का, जबकि क्यूसी में बच्चे में आपका पेट निकल जाता है, बाकी सभी चीज़ें आपका नॉर्मल होती है। अब बात आ गया प्रोटीन का, तो प्रोटीन में बताइए कि कौन कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं। तो कार्बन पाया जाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीन तो हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, इसको छाप के रखिएगा। आप फटाफट जल्दी कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दीजिए कितना होता है। परमाणु क्रमांक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आपको यहाँ से पता चल गया कि प्रोटीन की कमी से दो रोग कौन कौन सा, क्यूसी और मरासमस। आप बता दीजिए प्रोटीन का खोज किसने किया था। तो मूलर भाई साहब ने किया था, मूलर ने। अगर यहाँ से पूछा है कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, नामकरण, तो क्या बताइएगा, बर्जीलियस भाई साहब ने किया था, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस भाई साहब ने केवल बर्जीलियस होगा। प्रोटीन आपका एंजाइम में पाया जाता है, एंजाइम चल जा पेन, एंजाइम में पाया जाता है, साथ साथ हार्मोन में भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सांप के जो विष होते हैं ना, उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम में कितने टाइम पूछा है, रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। प्रोटीन में एक्स्ट्रा क्या चीज़ पाया जाता है, प्रोटीन में एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन, बाकी दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने नहीं पाता है हमारा शरीर। और प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में टूट जाता है। किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। और फैट आपका किस में टूटता है, फैट आपका फैटी एसिड में टूटता है। फैटी एसिड का मतलब क्या है, वसीय अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा शरीर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को नहीं पचाने पाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में टूट जाता है और फैट आपका फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, बाकी आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के बारे में बाद में बताएंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं और आपका सेलुलोज होते हैं ना, ये आपका पॉलीसेक्राइड में आते हैं। ठीक है, यानी बहुत से सेकेराइड मिलकर पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाद में बताएंगे। चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सोना किसमें घुल जाता है। ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, एक्वा रिजिया, क्विक सिल्वर या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया को हम अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज, हिंदी में अम्लराज देता है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका एक्वा रिजिया है किस चीज़ से बना होता है, तो आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से मिलकर बना होता है। दोनों का रेशियो पूछता है कि किस रेशियो में बनता है। आपका नाइट्रिक एसिड है, इसका रेशियो 1 रेशियो में होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रेशियो 3 होता है, 1:3। याद कैसे रखना है, जो 3 है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इसको इधर भेज दीजिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 1:3 के रेशियो में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वा रिजिया का इस्तेमाल सोने को धोने के लिए किया जाता है। आप घर में देखे होंगे अपना कि आपकी मम्मी, आपकी दीदी क्या करती है, सोने को धोने के लिए सोनार के पास दे देती है। सोनार क्या करता है, उसको एक्वा रिजिया में डाल देता है। आपको बताना है कि एक्वा रिजिया में डालने के बाद जो गोल्ड है, इसका वेट घटता है या फिर बढ़ता है या फिर सेम रहता है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है उसका वेट, गोल्ड का वेट कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको गोल्ड को धुलाने के लिए सोनार के पास नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको डाल देता है एक्वा रिजिया में। अब बात आ गया गोल्ड का, सोने का। तो सोने का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। डीप ब्लॉक का एलिमेंट है।
गोल्ड का आपका तन्यता यानी डक्टिलिटी, तन्यता या फिर बोल रहे हैं हम डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी कैसा प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट का, उसको वायर के रूप में आपको बताए थे। डी का उल्टा होता है डब्लू और डब्लू से बनता है वायर, वायर का मतलब तार। तो डक्टिलिटी मतलब क्या है, किसी वस्तु को उसके तार के रूप में चेंज कर देना, उसको हम बोलते हैं तन्यता या फिर डक्टिलिटी। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, इसका हम क्या बोलते हैं, इसका डक्टिलिटी बोलते हैं, इसको तन्यता बोलते हैं। यहीं पे आज का हम चौथा सवाल पूछ लेते हैं आपसे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है, इसको हम क्या बोलते हैं। चलिए इसका बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। ठीक है, कौन सा, हॉर्न सिल्वर। अब आपको बताना है क्या पूछते हैं हम, क्विक सिल्वर है, QUICKSILVER। और आपको हम एक देते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो दोनों में बताना है कि तीनों में बताइए कि तीनों में सिल्वर किस में मौजूद है, क्या एक में है या फिर तीनों में है। अगर तीनों में होगा तो इसका कंपोजिशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्विक सिल्वर में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है और आज का लास्ट सवाल, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का बना होता है। देखिए जो ऊपर का लेयर है ना टैबलेट का, किसका बना होता है, स्टार्च का। ऑप्शन नंबर बी है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का क्या चीज़ बना होता है, आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। तो जो पेड़ पौधे का जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल बोले तो कोशिका भित्ति, क्या चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोजन। तो मनुष्य में यानी ह्यूमन बींग्स में या फिर हम बोले कवक में भोजन का संग्रह यानी फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कवक का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी। अगर आपसे हम शैवाल का अध्ययन पूछ लें, शैवाल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एल्गी बोलते हैं। एल्गी का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके सामने किसी का स्टडी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में जितना भी क्वेश्चन है ना, उसको फिर से रिवीजन कीजिए कि आपका दिमाग में कौन कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। कवक का आएगा, एल्गी का आ जाएगा, कॉस्मोलॉजी आ जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन को बोलते हैं। हीमेटोलॉजी आ जाएगा, हीपैथोलॉजी आ जाएगा, हिस्टोलॉजी आ जाएगा। हीमेटोलॉजी हम ब्लड का अध्ययन को बोलते हैं, हीपैथोलॉजी हम यकृत का अध्ययन को बोलते हैं, हिस्टोलॉजी हम ऊतक का अध्ययन को बोलते हैं। बस जितना सारा स्टडी आपको बता चुके हैं ना, आप उसको बस दिमाग में लाते रहिए। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको स्टडी से जितना भी फैक्ट है ना, आपको याद हो जाएंगे। बाकी चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।